Welcome back, everybody. This is our first class in JE previous year question series for chapter Work, Energy and Power of class 11th. We have started this series and till now we have completed first four chapter of class 11th, both JE and JE previous years and NEET previous years also, and both of them are available on our channel in their special dedicated playlists. For JE, there is a playlist named JE previous year questions, and for NEET, there is NEET previous year question. So, if you have not watched our previous video and you are the newcomer, then you can go tap on our channel and find the playlist and watch other videos related to this series also. And if you find them useful, then do like these videos, share them as much as possible, and subscribe to our channel. And also, if you want to support us financially, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you want or whatever you can. With this amount, we will be able to get new books, new question papers. So we will be able to provide you with more stuff, and also we will be able to get a better computer hardware so that our future videos can be in better resolution, like in 2K or 4K, something like that. So with this, let's start today's video, and from starting with question number 1. So as per question number 1, a person pushes a box on a rough horizontal platform surface. He applies forces of 200 Newton over a distance of 15 meter, मीन्स 15 मीटर के डिस्टेंस तक 200 न्यूटन का फोर्स लगता है. Thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with distance to 100 Newton. Let me change color without. So जो फोर्स है वो रिड्यूस होता रहता है और 100 न्यूटन तक पहुंचता है. टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया है दैट इज 30 मीटर. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉक्स. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वो 200 न्यूटन फोर्स लगाता है, 15 मीटर तक लगाता है. उसके बाद फोर्स है जो रिड्यूस करता है लीनियरली. सो वी विल डू दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड्स, और दोनों के आपको प्रो और कॉन्स भी हम आपको बताएंगे दैट इन विच सिचुएशन यू कैन यूज विच एवर मेथड. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट जो एफ स्टार्ट है, मीन्स स्टार्टिंग में जो फोर्स था वो था 200 न्यूटन. उसके बाद जो एफ फाइनल है, जो एंडिंग में फोर्स रहता है, हमारे पास 100 न्यूटन रहता है. और ये फोर्स कब तक था? 15 मीटर तक. और ये वाला फोर्स कब आता है आपके पास? जब डिस्टेंस हो जाता है 30 मीटर. मींस इन दोनों 15 टू 30 मीटर तक जो फोर्स है वो लीनियरली रिड्यूस होता है. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, so graph will be something like this. यहाँ पे हम फोर्स प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस. तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये होता है 15 मीटर. उसके बाद फोर्स लीनियरली रिड्यूस करता है और ये जो वैल्यू है दिस इज 200 न्यूटन. उसके बाद जो फोर्स है वो लीनियरली रिड्यूस करता है और सपोज यहाँ पे आके रुकता है. और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इट इज सपोज टू बी ये 30 मीटर होगा यहाँ से. और अगर हम इसका ऐसे यहाँ पे वैल्यू निकालें तो इट विल बी 100 मीटर. सो दिस इज 100 मीटर एंड दिस इज 30 मीटर. और हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है. सो ग्राफ से आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं. हम यहाँ पे अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ द ग्राफ. एरिया ऑफ द ग्राफ को हम यूज कर सकते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए.
और ये हम क्यों यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स है जो लीनियरली रिड्यूस होता है, मीन्स स्ट्रेट लाइन में रिड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर पा रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में रिड्यूस ना होके समथिंग लाइक कर्व में रिड्यूस हो रहा था, सपोज 1/x² पे रिड्यूस हो रहा था समथिंग लाइक दिस, फिर हम ये वाला मेथडोलॉजी यूज नहीं कर सकते थे। फिर हम उसका मेथड भी आपको बताएंगे कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या आएगा यहाँ पे, इट विल बी 200 into 15 प्लस हमारे पास ये कि छोटे वाला रेक्टेंगल बनेगा जिसको हम व्हाइट से डैश कर देते हैं, प्लस जो इसका एरिया आएगा इट विल बी 15 into 100 प्लस जो ऊपर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है इसका एरिया आएगा हाफ, बेस इज 15 एंड हाइट इज 100, सो 50 यहाँ से आएगा 3000 प्लस 1500 प्लस 750, so 4500 plus 750 is equal to 5250, I think, yes, 5250 joules. So option D will be the right answer यहाँ से using area method. Now कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपको एरिया वाला मेथड ना दिया गया हो, मींस लीनियर रिलेशन ही ना दिया हो, तब आप कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो उसके लिए आपको इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर्म करना आना चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू को फॉर्म कर पाओ और फिर आप उसका इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो। लाइक इन दिस क्वेश्चन जो आपका स्टार्टिंग फोर्स है वो 200 न्यूटन है और उसके बाद वो 100 न्यूटन तक रिड्यूस करता है, और कितने डिस्टेंस में रिड्यूस करता है, 15 मीटर में। 15 से स्टार्ट होकर 30 मीटर तक, इन 15 मीटर्स में वो 100 न्यूटन पे रिड्यूस कर जाता है। सो जो आपका फोर्स होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो समथिंग लाइक दिस, 200 कब तक, x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 15 तक, तब तक तो आपका फोर्स ये हो गया। उसके बाद जो आपका फोर्स हो जाता है उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन बना सकते हो, 200 माइनस जो आपकी फाइनल वैल्यू है दैट इज 100, इनिशियल वैल्यू है आपकी 200 जहां से आप स्टार्ट हो रहे हो, डिवाइड कितने में, 15 मीटर में, मल्टीप्लाई x, मींस आप इसमें x की वैल्यू प्लग करोगे और ये x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो x की वैल्यू है इट विल बी ग्रेटर देन, यू कैन से 15 बट लेस देन इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू प्लग करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज, ये x सॉरी यहाँ पे 0 होगा और लेस देन 15, लेट मी रीराइट इट प्रॉपर वे, 0 15, जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपको फोर्स कितना मिलेगा, 200, जो कि x इज इक्वल टू 15 पे था। जब आप यहाँ पे x1 पुट कर रहे होगे, मींस यहाँ पे एक्चुअली आप किसकी बात कर रहे हो, 16 मीटर की बात कर रहे हो, तो जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपको 16 मीटर पे जो फोर्स है वो वैल्यू मिल जाएगी। और जब आप यहाँ पे x की एक्चुअल वैल्यू 13 है तो यहाँ पे जब आप x के लिए वो 15 पुट करोगे, मींस डिस्टेंस के लिए, या आप इसको ऐसे बना सकते हो कि आप यहाँ पे y ले सकते हो कि आपने y ले लिया और y क्या है, इट इज x माइनस 15, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। अगर आपको 16 मीटर पे निकालना है, x इज इक्वल टू 16 पे, तो उसमें से आप 15 माइनस करोगे तो जो 1 आएगा आप वो यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास ये दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे फोर्स के लिए। अब पहले हम ऊपर वाले से करते हैं कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास, dw क्या होता है, f डॉट dx होता है हमारे पास, और इसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में। f डॉट dx कब, एक तो जब आपका x कितना है 0 to 15 है, और एक आपका x जब 15 to 13 है, और यहाँ पे भी f डॉट dx हो गया हमारे पास। ओके, नाउ
फर्स्ट 15 मीटर तक फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट्स विल जस्ट हमें 200 फोर्स आ जाएगा। और dx की वैल्यू, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा और लिमिट्स पुट करेंगे तो 15 माइनस 0 आ जाएगा। तो पहले से तो हमें ये मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो फोर्स है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है। सो आपके पास हो जाएगा 200 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी माइनस 100/15 और माइनस माइनस सॉरी माइनस 100/15 इंटू वाई, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा dx, और लिमिट्स होंगी 15 to 30। यहाँ पे अब प्लस आएगा बिकॉज हमें फोर्स को रिड्यूस करना है टाइम के साथ। नाउ अब हमें ये पता है जेट जो हमारा x और y का रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 है, तो यहाँ से dy इक्वल टू हो जाएगा dx। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, ये वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे तो 3000 आएगा, प्लस जब हम ये चेंज करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं। जब आपका x 15 है, जब x 15 है तो y हो जाएगा 0, और जब x 30 है तो y हो जाएगा 15। 200 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल गिव 20/3 इंटू y, और dx की वैल्यू इक्वल टू है dy। तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 3000 प्लस 200y माइनस 220/3 y स्क्वायर बाय 2 0 एंड 15 लिमिट्स, ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। वैल्यूज पुट करते हैं, 3000 प्लस 2000 इंटू 15 यानी कि अगेन 3000 माइनस ये 10/3, यहाँ से 10 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 2 to 5, जब आप इसको कट करोगे तो ये देगा 7 और 5 75, सो 750। ऐड करते हैं, सो 3000 प्लस 3000 माइनस 750, और सॉल्व करोगे आप तो आपको 5250 अगेन मिल जाएगा, जो कि हमारा ओरिजिनल आंसर यहाँ से आया था यूजिंग एरिया एनालिसिस। नाउ अगर यहाँ पे कोई मेथड गिवन होता दैट जो फोर्स है वो लीनियरली रिड्यूस नहीं कर रहा, वो सपोज 1/x स्क्वायर समथिंग रिड्यूस कर रहा है, तो जस्ट आप यहाँ पे y की जगह पे 1/y स्क्वायर लगा सकते थे और पूरे फॉर्मूला को एज इट इज सॉल्व कर सकते थे। तो ये वाला जो मेथड है आपका हर बार वर्क करेगा, और ये जो एरिया वाला मेथड है तभी वर्क करेगा जब आपको लीनियर रिलेशनशिप गिवन हो, बिकॉज आप उन्हीं का एरिया निकाल सकते हो और उन्हीं के लिए सॉल्व करना पॉसिबल हो पाएगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। A small block starts slipping down from point B on an inclined plane AB, which is making angle theta with the horizontal section BC. BC is smooth and the remaining section is CA is rough with coefficient of friction mu. It is found that blocks come to rest and it reaches the bottom on the inclined plane if BC is equal to 2AC. BC की वैल्यू 2AC के बराबर है, यानी कि अगर सपोज कीजिए आप AC x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू k टेंजेंट थीटा, तो k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी। सो नीट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट उनके नॉर्मली केस में क्या होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं वहां पे, तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा अलग है। सो लेट अस ड्रॉ, पहले हम इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। नाउ इसमें हमारे पास, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। ये पहला पार्ट है जो हमारा स्मूथ है, इसको ही मूव कर लेते हैं।
सो ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट ए। जो ये वाला पार्ट है ये रफ है और ये वाला पार्ट सारा का सारा स्मूथ है। इस पार्ट की लेंथ है हमारे पास 2x और इस पार्ट की लेंथ है हमारे पास x। ओके, और इंक्लिनेशन गिवन है हमें, थीटा गिवन है। सो व्हाट वी डू, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो इसका मास है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और जो ये कंपोनेंट होगा दिस विल बी mg sin थीटा और जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा mg cos थीटा। ओके, नाउ जब आपका ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचेगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 2x। मींस बी से सी तक पहुंचने में उसके पास कितनी एनर्जी आएगी, वी कैन फाइंड वेरी इजीली यूजिंग दिस इक्वेशन दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है एंड सेकेंड इक्वेशन होती है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी एट c और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी एट b। अब स्टार्ट में हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट मानते हैं तो रेस्ट पे मानते हैं, सो u इज इक्वल टू 0, सो v ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे g साइन थीटा एंड जो डिस्टेंस है दैट इज 2x, सो vb स्क्वायर इज इक्वल टू 4gx साइन थीटा। ये हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट बी पॉइंट। नाउ मींस जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के पास सी सॉरी नॉट बी पॉइंट सी पॉइंट, लेट अस राइट इट प्रॉपर वे। नाउ व्हाट वी कैन डू, हमारे पास ऑब्जेक्ट की सी पॉइंट की वेलोसिटी है और हमें ये गिवन है कि जब वो बॉटम पे पहुंचता है यानी कि ए पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वो लोग है जो रेस्ट पे आ जाता है। मींस यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सो जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे एक्ट कर रही होगी, वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड एक्ट कर रहा होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, mg cos थीटा के इक्वल, सो म्यू टाइम्स mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे एक्ट कर रही होगी और ये क्या है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वो रोक देता है, मींस जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट कर रहा है। सो अगर हम बी और ए पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो बी पॉइंट पे क्या होगी, काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए प्लस यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन ने भी कुछ वर्क डन किया है वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, या इस फ्रिक्शन के वर्क डन को आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। सो अगर ये मेथोडोलॉजी हम यूज करें यहाँ पे तो काइनेटिक एट, सॉरी नॉट बी, अगेन माय मिस्टेक, सी पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, काइनेटिक एट सी। वैसे आप इसको बी से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो काइनेटिक एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। सो काइनेटिक एट सी हो जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4gx साइन थीटा प्लस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, हाइट, ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, एंड दिस विल बी एक्स साइन थीटा। सो एम जी एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू काइनेटिक एट ए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है, पोटेंशियल एट ए जीरो, ग्राउंड पे आ गया है, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन किया गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एम जी कोस थीटा
और डिस्टेंस कितना कवर किया है फ्रिक्शन के ड्यूरेशन में, x, सो इट विल बी इनटू x। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 mgx sin थीटा, mgx sin थीटा यानी कि 3 mgx sin थीटा इक्वल टू म्यू mgx cos थीटा। और यहां से व्हाट वी कैन मेक दैट mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा एंड 3 sin थीटा by cos theta equals to mu and mu equals to 3 tangent theta। तो ये हमारे पास वन मेथड होता है। आप इसको यहाँ पे बी पॉइंट से भी यूज कर सकते हो, तो ओनली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वहां पे, दैट विल बी mg3x sin थीटा होगा। तो अगेन वही हमारे पास सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। सो दैट्स हाउ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर ए फोर्स, हमें फोर्स गिवन है -xi plus yj, work done by this force in moving a particle from point A to B along the line segment, all the quantities are in SI unit, यहाँ पे मेंशन है। सो फोर्स की वैल्यू है -xi plus yj और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है 10201, यानी कि I से डिस्प्लेस होके कहाँ पे जा रहा है, J पे जा रहा है। दिस इज I प्लस 0j, दिस इज 0 प्लस 0I प्लस j। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी टोटल इन दिस सिनेरियो, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या व्हाट वी कैन डू, वी कैन इजीली इंटीग्रेट इट लाइक दिस। जब हमारे पास वर्क डन होता है dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ये वन डायमेंशन में हो गया और हमारे पास यहाँ पे टू डायमेंशन है, तो प्लस एफ डी वाई इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स और यहाँ पे आएगा एफ वाई, और लिमिट्स एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 1 to 0, और वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 to 1। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है -x, सो -x dx 1 to 0 प्लस ये सॉरी वाई आएगा, एफ ऑफ वाई की वैल्यू है y इंटू डी वाई 0 1। सो सोल्व करते हैं, इट विल गिव अस -x² by 2 limits 0, 1 plus this will give us y² by 2 limits 1, 0। तो जब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे तो इट विल बी गिव अस, पहले 0 पुट होगा, सो माइनस ऑफ 0 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे 1 पुट होगा पहले और फिर 0 पुट होगा, सो 1/2 माइनस 0, यहाँ से हाफ आएगा और यहाँ से भी हाफ आएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 जूल। और इस क्वेश्चन में जो हमने पूरी इंटीग्रेशन की, इसका रीजन ये है बिकॉज जो आपका फोर्स है उसके अंदर वो x और y पे डिपेंडेंट है। आपका वर्क का फॉर्मूला नॉर्मली होता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, सॉरी, इट इज एफ डी एक्स होता है। तो अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, बिकॉज फोर्स है जो एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, तो आपको इंटीग्रेशन का रूट ही लेना पड़ेगा। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता तो हम यहाँ से बी में से ए को माइनस करके डॉट प्रोडक्ट कर सकते थे। सपोज अगर आपका फोर्स यहाँ पे होता समथिंग लाइक दिस 2i प्लस 3j फोर्स होता और डिस्प्लेसमेंट एज इट इज रहती, तो हम ए को क्या लिखते i, बी को लिखते j, और जो ए बी हो जाता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता, इट शुड बी j माइनस आई और माइनस आई प्लस j, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है हमारी, और फिर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते थे और हमारे पास आंसर आ जाता। बट बिकॉज यहाँ पे आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमको इंडिविजुअली इन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओनली देन आंसर पॉसिबल है। सो विद दिस आगे की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A block of mass m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g by 2 upwards. So ऊपर की तरफ acceleration है as if shown in the figure. Work done by the normal reaction on the block in the time t is, so normal reaction के द्वारा हमें वर्क डन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे ऊपर की तरफ हो रही है. सो लेट अस ड्रा. पहले हम ब्लॉक और वो डायग्राम कंप्लीट करते हैं अपना. ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ब्लॉक है. नाउ जो अपवर्ड एक्सेलरेशन गिवन है दैट इज g by 2. सो अपवर्ड एक्सेलरेशन गिवन है g by 2. सो इस अपवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ओनली ऑब्जेक्ट के लिए प्लॉट करें तो ऑब्जेक्ट के लिए जो इसका मास है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा. इट विल बी mg बिकॉज इसका m मास है तो वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा. और यहाँ पे n होगा नॉर्मल रिएक्शन. और आपको ये पता है कि यहाँ से जो g by 2 है वो फाइनल एक्सेलरेशन है यहाँ पे. तो फ्रॉम दिस सिनेरियो वी कैन राइट दैट मास इनटू g by 2, और आपके पास जो फॉर्मूला होता है मास टाइम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ फोर्सेस. तो यहाँ पे मास टाइम्स जो अपवर्ड एक्सेलरेशन है g by 2 इक्वल टू होनी चाहिए n माइनस mg. और यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 3mg by 2. तो ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है. और अगर आप देखो तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है. ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क जीरो नहीं हो सकता. अगर ये ऐसे मूव कर रहा होता तो यहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाता, बट ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा. सो हमारे पास फोर्स आ चुका है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है. सो डिस्प्लेसमेंट हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम्स स्क्वायर. नाउ यहाँ पे पूछा गया है t टाइम के अंदर, और स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट था वो किस पे था, रेस्ट पे था, तो यानी कि u की वैल्यू जीरो है. सो s आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन है g by 2 इंटू टी स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी gt स्क्वायर बाय 4. एंड नाउ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, हमारे पास फोर्स आ गया, तो वर्क हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो 3mg by 2 इंटू gt स्क्वायर बाय 4. एंड सॉल्विंग दिस हमें मिलता है 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 8. सो हमारे पास आता है ऑप्शन डी. ओके, नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं. अगर आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें आप सूडो फोर्स वाला मेथड भी लगा सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट पूरा सिस्टम g by 2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पूरे सिस्टम पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो कि क्या हो जाएगा mg by 2. और फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन अगेन आपको 3mg by 2 मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. A body of mass starts moving from rest along x-axis so that velocity varies as v is equal to a root s where e is constant. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये स्मॉल a is constant है. तो आप इस क्वेश्चन में जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो अगर एक्सेलरेशन निकालना पड़ जाए तो आप उसके लिए अलग सिंबल यूज करो. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. a is constant, s is the distance covered by the body, total work done by all the forces acting on the body in the first second after the start of the motion. So हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू a रूट s. तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से फॉर्म आउट करते हैं डिस्टेंस, बिकॉज हमें पता है वेलोसिटी होती है ds by dt, और यहाँ पे जो s है वो क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड. सो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फॉर्म करते हैं. सो यूजिंग दिस हमारे पास आ जाएगा ds by a रूट s इज इक्वल टू dt और ds by रूट s इज इक्वल टू a dt. दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ये आपके पास क्या है s रेज टू पावर माइनस हाफ.
जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा -12 आगे s, और इसमें से नॉट -12, इसमें इंटीग्रेशन है नॉट डिफरेंशिएशन, सो इट विल बी डिवाइड बाय 1/2 इंटू जो s है इसकी पावर में आप 1 ऐड करोगे, सो s हाफ इज इक्वल टू 80, और यहाँ से आप लिख सकते हो इट विल बी 2√s इज इक्वल टू 80 प्लस सम कांस्टेंट, और यहाँ से अगर हम s की वैल्यू बनाएं, कांस्टेंट है जो उसको भी हम 0 ले लेते हैं बिकॉज हमारे पास और कोई कंडीशंस है नहीं, और ये भी बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट से मूव करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि u इज इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग में टाइम 0 पे डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सो 2√s इज इक्वल टू 80, और यहाँ से 4s हो जाता है a² t², और s की वैल्यू आ जाती है a² t² बाय 4। तो दैट्स हाउ हमारे पास जो s है उसकी वैल्यू आ जाती है। नाउ हमारे पास s का एक फॉर्मूला से वैल्यूज आ चुकी है, अब दूसरा फॉर्मूला भी होता है s के लिए, दैट इज ut प्लस हाफ at², और यहाँ पे a एक्सेलरेशन है तो हम यहाँ पे a उसके लिए अलग से टर्म यूज करेंगे कैपिटल A, बिकॉज स्मॉल a ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं और वो कांस्टेंट है। सो a² t² बाय 4, रेस से स्टार्ट होता है तो ये टर्म 0 है, हाफ at², सो t² से t² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी a² बाय 2, 2a² बाय 4, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी a² बाय 2। नाउ बिकॉज हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ से, तो हमें अब फोर्स बनाना है। फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन, सो ma² बाय 2, ये हमारे पास फोर्स हो गया, और वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो ma² बाय 2 इंटू a² t² बाय 4, और जब हम इनको फर्दर आगे लेके जाते हैं तो इट कम्स आउट ma4 t² बाय 8, और अगर हम कंपेयर करेंगे सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, जहाँ पे आपको वेलोसिटी से फर्स्ट डिस्टेंस पे आना है, और देन डिस्टेंस से आपको बाकी की चीजें फॉर्म करनी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts restoring force of magnitude F is equal to ax plus bx square, where a और b are constant. Work done in stretching the unstretched rubber band by L. तो हमें ये बताना है कि अगर इसको L लेंथ से हम स्ट्रेच करें तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो फोर्स के लिए हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और डिस्टेंस हमें कि अप टू L हमें जाना है। सो जो वर्क डन होता है dw इज इक्वल टू F डॉट dx, f की वैल्यू है ax प्लस bx², इसको इंटीग्रेट कर देते हैं dx की हेल्प से, और कहां तक जाना है हमें, L तक। तो 0 से स्टार्ट करके हम L तक जाते हैं। सो जब इंटीग्रेट करेंगे ax का इंटीग्रेशन आएगा ax² बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन आएगा bx³ बाय 3, लिमिट्स L टू 0, so it comes out to be al² by 2 plus bl³ by 3, and option C is the right answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A uniform chain of 2 meter, length 2 meter is kept on the table such that length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. Total mass is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? So कंसीडर कि हमारे पास ये एक टेबल है, और इस पे एक चेन है जिसका कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर नीचे की तरफ लटका हुआ है। सो सपोज ये चेन है, इसका ये पार्ट यहाँ तक है, और बाकी का पार्ट 60 सेंटीमीटर का पार्ट यहाँ पे नीचे लटका हुआ है, और आपको ये बताना है कि इसको ऊपर ले आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो
ये है 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपके लिए फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो ये 60 सेंटीमीटर वाला मास है इसको आपको ऊपर लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है ऊपर, और ऊपर में भी इसको आप ऐसे इस फॉर्म में लेके आओगे ऐसे। सो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मीन्स ये वाला पार्ट जो आपका जो हैंगिंग पार्ट है, जब वो यहाँ पे हैंग कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। और ये ऊपर से कितने डिस्टेंस पे होगा, 13 मीटर। तो अगर आप सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक बॉल होती जो ग्राउंड से 30 मीटर के डेप्थ पे है, और अगर आप उसको ऊपर लेके आओ तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन होगा इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का चेंज क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। अब ये स्टार्टिंग में यहाँ पे रेस्ट पे है, और जब आप इसको यहाँ पे ला के रख दोगे तब भी रेस्ट पे ही रहेगा, तो मीन्स काइनेटिक टर्म की तो दोनों जगह नहीं आएगी, स्टार्टिंग और फाइनल में। तो सिर्फ क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स जी टाइम्स एच। तो हमें यहाँ पे मास चाहिए, जी चाहिए और एच चाहिए। नाउ कमिंग टू मास, जो पूरी चेन है उसका मास है 4 kg और उसकी लेंथ है 2 मीटर। सो मास पर यूनिट मीटर कितना हो गया, 1 मीटर का मास हो गया 2 kg और 2 मीटर का है 4 kg। जो नीचे हैंग कर रही है वो 60 सेंटीमीटर है, तो हैंगिंग मास हो जाएगा 60 बाय 100 मीटर्स में। सो दिस कम्स आउट टू बी 1.2 kg है जो मास है जो नीचे की तरफ हैंग कर रहा है। तो यानी कि 1.2 इंटू जी और एच है हमारा, और ये वाला एच किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का, तो यानी कि 30 मीटर। सो 30 बाय 100, यहाँ पे भी हम पॉइंट को रिमूव करके 10 लगा लेते हैं। सो 10 से 10 कैंसिल, ये होगा 36 बाय 10 और 3.6 जूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स F applied on a particle which displaces it from the origin to the point। तो अगर ये देखिए, एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पे फोर्स आपका एक्स वाई की टर्म्स में था, तो वहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं दिया था, हमने इंटीग्रेट किया था। बट यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो प्रॉपर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा और हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। सो 5i प्लस 3j प्लस 2k डॉट 2i minus j, so it comes out to be 10 minus 3, और k की टर्म्स नहीं है तो 0, 10 minus 3 7 जूल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A spring of spring constant is stretched initially by 5 centimeter from the unstretched position, then work required to stretch it further 5 centimeter। तो पहले उसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया, फिर उसको और 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो जब वो रेस्ट पोजीशन पे है उससे आगे उसको स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। पहले हम वर्क डन W1 निकालते हैं, जब उसको हमने ओनली 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, के और एक्स की वैल्यू है 5, सो हाफ 5 इंटू 10⁻3। ओके, हम इस कैलकुलेशन को अभी नहीं करते, यहीं पे एज इट इज रखते हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड, जब उसको फर्दर 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच किया गया, तो टोटल स्ट्रेच कितना हो गया, हमने पहले उसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, उसके लिए जो वर्क डन हुआ वो W1 हो गया। अब उसको फिर से 5 सेंटीमीटर और एडिशनल स्ट्रेच कर रहे हैं, तो टोटल स्ट्रेचिंग होगी 10 जूल, 10 सेंटीमीटर 5 + 5, सो इट कम टू हाफ के 10 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड वर्क डन। तो हमें ओनली ये बताना है कि एडिशनल स्ट्रेचिंग में कितना वर्क डन आएगा। ये है 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पे वर्क डन, और ये है 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पे वर्क डन। तो एडिशनल वर्क जो हमने W1 से W2 तक करना पड़ा, दैट विल बी W2 माइनस W1। तो ये हो जाएगा k/2 दोनों में कॉमन, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर
K is 5 into 10 is power 3 by 2. हम इसमें a माइनस बी a प्लस बी कर लेते हैं, तो 15 into 5, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, और ये दोनों किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। सो जो आपका 10⁻³ है वो तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी 5 into 5 25, 25 into 15 comes out to be 375 by 2 into 10 20, और जब इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 18.75 जूल। ओ सॉरी, हाँ वर्क है तो जूल आएगा या न्यूटन मीटर भी आ सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिकॉज वर्क एंड एनर्जी हैज सेम यूनिट। सो स्प्रिंग कांस्टेंट है 800 न्यूटन मीटर का, एक्सटेंशन दी गई है 5 सेंटीमीटर की, वर्क डन फिर से बताना है, एक्सटेंशन करना है उसको 5 to 15 सेंटीमीटर। तो अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो यहाँ पे जो W1 हो जाएगा इट विल बी हाफ K 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और W2 हो जाएगा हाफ K 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जब W2 माइनस W1 करेंगे इट विल बी K बाय 2 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये दोनों भी सेंटीमीटर में है। K की वैल्यू है 800, 2 a माइनस बी a प्लस बी करेंगे तो माइनस करने पे 10 आएगा और मल्टी ऐड करने पे 20 आएगा, दोनों सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करके, एंड दिस गिव्स 10 0, और ये जीरोस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आता है 8 जूल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cricket ball of mass 0.15 kg is thrown vertically up by a bowling machine so that it rise to maximum height of 20 meter after leaving the machine. If the part pushing the ball applies a constant force F on the ball and moves horizontally by a distance of 0.2 meter by launching the ball, the value of F. तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि कोई मशीन है, सपोज यहाँ पे ये मशीन रखी है और ये ग्राउंड है, वो एक बॉल को लॉन्च करता है ऐसे, वो बॉल जाती है और उसकी जो मैक्सिमम हाइट दी गई है यहाँ पे 20 मीटर दी गई है, तो सपोज ये 20 मीटर है। ओके, नाउ जब ये इसको ऐसे थ्रो करता है तो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन इस पे भी एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है ये कितना मूव करता है, 0.2 मीटर मूव करता है। तो हमें ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा होगा। नाउ इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज ये बोला गया है कि जो बॉल है वो वर्टिकली अप गई है, बिल्कुल ऊपर की तरफ गई है, मींस हमने ये जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था सो दैट आप समझ पाए कि अगर आप बॉल को ऐसे थ्रो करोगे तो आप ऐसे रिवर्स फोर्स लगेगा। एक्चुअली जो बॉल है वो ऊपर की तरफ ऐसे गई है, तो जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और उसकी मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है तो बॉल के पास कितनी एनर्जी होगी, वो जो बॉल है उसके पास एनर्जी होगी mgh के इक्वल, और यही एनर्जी ऑब्जेक्ट को मिलेगी और वो किसकी फॉर्म में जाएगी, फोर्स इनटू 0.2 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, उतना ही ये सेम एनर्जी वर्क डन ऑब्जेक्ट पे होगा। सो यहां से वी कैन राइट दैट m ऑफ बॉल g h इज इक्वल टू m ऑफ ये जो हमारा यहाँ पे मशीन है, मास ऑफ मशीन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मशीन, यानी कि ये हो गया मशीन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। So mass of ball is 15 by 100, g 10, h is 20 is equal to force, और डिस्प्लेसमेंट है 2 by 10। तो जस्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, 30 is equal to f by 5, और यहाँ से f आ जाता है 150 न्यूटन, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 150 न्यूटन।
तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी का कंजर्वेशन यूज करना है। अभी आपको इसमें थोड़ा डाउट भी आ सकता है क्वेश्चन में कि सर जब दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट आउट हो गए यहाँ पे तो हम एनर्जी कंजर्वेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दिस सिनेरियो जिसमें इस क्वेश्चन में जो बेसिक प्रिंसिपल बनता है दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। सो आप इजीली राइट कर सकते हो कि जो बॉल का मोमेंटम होगा वो मोमेंटम होगा मशीन का, बट और यहाँ से आप अगर सेम टाइम लेते हो दोनों के लिए तो दोनों के लिए फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। दैट फोर्स ऑन बॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑन मशीन। और उसके आगे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि टाइम, इम्पल्स, ये चीजें हमें यहाँ पे नहीं गिवन। दैट्स वाई इसमें एनर्जी कंजर्वेशन ही ओनली वे हमारे पास पॉसिबल होता है जिससे हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोमेंटम वगैरह देखना, अगर आप उससे सॉल्व नहीं कर पा रहे देन वी गो टू एनर्जी। सो इस क्वेश्चन में हम एनर्जी से ही सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर आपके पास ये ऐसे कर्व्स आए तो अगेन आपको व्हाट वी टू डू, हमें यहाँ पे अगेन यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करनी होगी। A particle of mass 1 kg slides down a frictionless track AOC. So AOC यहाँ तक कोई फ्रिक्शन नहीं है. The particle continues to move freely in air as a projectile when it reaches the highest point P, height 1 meter. The kinetic energy of the particle is, तो हमें यहाँ पे शायद P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो जो A पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो जो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट है वही टोटल एनर्जी एट ओ पॉइंट होगी, वही टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट होगी और वही टोटल एनर्जी एट पी पॉइंट होगी। सो ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, जो कि है 2 मीटर और 2 mg आप इसको बोल सकते हो बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। नाउ कमिंग टू पॉइंट पी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर गिवन है, 1 मीटर गिवन है। सो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी एम जी इंटू 1 और इसके पास कोई वेलोसिटी होगी दैट इज सपोज हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, या आप इसको नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी लिख सकते थे। तो फ्रॉम दिस अगर दोनों को कंपेयर करें सो 2 mg इक्वल्स टू एम जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है ना कि वेलोसिटी, तो हम इसको एज इट इज रख सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एम जी, और m इज 1, g इज 10, सो 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10 जूल। और अगर वेलोसिटी पूछी जाती तो हम यहाँ से वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते थे, √20 समथिंग वैल्यू आती है उसकी, और 4.5 और 4.4 समथिंग मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पार्टिकल्स मूव इन वन डायमेंशन फ्रॉम अंडर रेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स दैट वेरीज एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड शोन इन द फिगर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपके पास फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ हो, तो अगर आप उसका एरिया कैलकुलेट करते हो तो एरिया से आपको क्या मिलता है, वर्क। और आपको ये पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से दैट वर्क इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस और चेंज इन टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन है तो हम ये मानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, ग्राउंड पे मूव कर रहा होगा, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। सो वर्क इक्वल टू आ जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क किसके इक्वल है, एरिया के, तो हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करते हैं। सो एरिया विल बी, ये हमारे पास पहला रेक्टेंगल है, दिस विल गिव अस 2 इंटू 2 प्लस ये एक स्मॉल रेक्टेंगल बनेगा, इससे हमें मिलेगा 1 इंटू 2 प्लस ये ऊपर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, और इसके लिए हमें बनेगा हाफ, बेस इज 1, हाइट इज 1, सो दिस विल बी 4 प्लस 2 प्लस 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे ऐड करके आता है
6 प्लस हाफ यानी कि 6.5 जूल। और स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट है रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि 6.5 इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो के फाइनल आ जाती है 6.5 जूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है a spring whose unstretched length is L has a force constant K. Spring is cut into two pieces of unstretched length L1 and L2 where L1 is N, L2 N is integer. K1 K2 का रेशियो हमें बताना है, कोरस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट है जो। सो वी नो दैट जो फोर्स है स्प्रिंग के लिए, फोर्स कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स, एंड हियर यहाँ से हम देख सकते हैं जब K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर F कांस्टेंट है तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। नाउ हमें ये गिवन है, दो पीसेस में तोड़ दिया गया उसको, तो पहला L1 है, दूसरा L2 है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल लेंथ, एंड L1 इज इक्वल टू NL2। सो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर दें NL2 प्लस L2 इज इक्वल टू L, तो यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाती है L बाय N प्लस 1, एंड L1 की वैल्यू आ जाएगी NL बाय N प्लस 1। सो अगेन जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 1 बाय L के प्रोपोर्शनल है, 1 बाय X के प्रोपोर्शनल लेंथ के। सो जो K1 होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय L1 के, यानी कि N प्लस 1 बाय NL, और जो K2 है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय L2 के, यानी कि N प्लस 1 बाय L। नाउ अगर दोनों का रेशियो कैलकुलेट करें, सो K1 बाय K2 इज इक्वल टू N प्लस 1 NL, यहाँ पे आएगा N प्लस 1 इंटू L। सो ये कैंसल, हमारे पास L से L कैंसल हो जाता है और हमारे पास आंसर बचता है 1 बाय N। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A body of mass 1 kg falls freely from height of 100 meter on platform of mass 3 kg which is mounted on a spring having spring constant। ये spring constant given है। Body sticks to the platform and the spring's maximum compression is found to be x। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है एंड दिस इज ग्राउंड। ओके, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं सो दैट हम इसके अलग अलग स्टेजेस बना सके। पेस्ट एंड वन मोर स्टेज। तो सपोज कीजिए जो आपकी ये लाइन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन शो करती है स्प्रिंग की। स्टार्टिंग में आपकी बॉल यहाँ पे है, आप बॉल को रिलीज करते हो तो बॉल यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है। अब यहाँ पे बॉल के पास एक वेलोसिटी है, तो बॉल एकदम से तो नहीं रुकेगी। बॉल क्या करेगी, स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करेगी और बॉल और स्प्रिंग सपोज इतना कंप्रेस होकर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। नाउ जो ये वैल्यू थी, ये तो थी आपकी हाइट बॉल की स्प्रिंग से, साथ में जो बॉल है जब स्प्रिंग को कंप्रेस करती है वो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट भी लेती है, डिस्प्लेसमेंट एक्स बॉल की मीन, और ये बॉल के लिए रेफरेंस हाइट है। तो जो टोटल डिस्टेंस जो बॉल ने कवर किया है ये हो जाता है h प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे हम फिर से व्हाट वी कैन अप्लाई, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ जो बॉल है उसकी मास है प्लेटफॉर्म ऑफ मास, हाँ प्लेटफॉर्म का मास कितना है 3 kg,
और जो बॉडी है, बॉडी का मास है 1 kg। नाउ जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब बॉल यहाँ पे थी तो बॉल रेस्ट में थी, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे था, और हम इसको अभी क्या मान रहे हैं, इस लेवल को हम ग्राउंड लेवल मान रहे हैं। सारी हाइट हम इसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। सो इसको अगर हम बोले ए और इसको बोले सिनेरियो बी, तो ए सिनेरियो में टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी इन केस ए, तो यहाँ पे बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी है, दो की इक्वल है mgh के इक्वल, और बॉल का मास है 1 kg। सो 1 इंटू gh, और हाइट है 100 मीटर, यानी कि ओके हम इसको बाद में पुट कर लेंगे, हम इसको अभी mgh ही रखते हैं, m मास ऑफ बॉल इंटू gh। नाउ कमिंग टू बी, जब हम बी पे आते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है, कितना कंप्रेस हुआ x, तो स्प्रिंग के पास क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जो कि क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ साथ में जो आपका बॉल एंड प्लेटफॉर्म है, दोनों बॉल प्लस प्लेटफॉर्म दोनों ग्राउंड से कितना नीचे आ गए, एक्स नीचे आ गए, मीन्स दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो अगर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गया, बिकॉज जो ये लाइन है हमने इसको ग्राउंड माना है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव ऑफ, जो बॉल है उसका मास है 1, और जो प्लेटफॉर्म है उसका मास है 3 इंटू जी, और इनकी डेप्थ कितनी है x, या आप यहाँ को इसको प्लस लगा के और यहाँ पे नेगेटिव x भी कर सकते हैं, तो सेम सिनेरियो अगर अगेन सेम ही आएगा, हाफ के एक्स के माइनस 4gx, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ से। सो अब एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों एनर्जीज इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के, सो मास ऑफ बॉल इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर माइनस 4gx। नाउ मास ऑफ बॉल 1 है, g की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, और जो हाइट है उसकी वैल्यू हमारे पास है 100 मीटर। सो 1 इंटू 10 इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू जी 10 है, और x की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, सो दिस कम्स टू 1000 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर माइनस 40x। नाउ k की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो जब k की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन समथिंग लाइक ऐसे रिड्यूस हो जाती है, k इज 1.25 इंटू 10⁻⁶, इसको हम इधर माइनस में ले आएंगे, हाफ k 1.25 10⁻⁶ x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम एक 10 मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हैं, और उसको आप 2 से कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25, 1.25 इंटू 6.25। लेट मी एक्सप्लेन, जो आपका 1.2 इंटू 10⁻⁶ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻5 इंटू 10, और डिवाइड में 2 है तो ये ऐसे 5 से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल गिव 6.25 इंटू 10⁻5 एक्स स्क्वायर minus 40x minus 1000 equals to 0. Now what we do, अब हम इसमें जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे व्हाट वी गेट, माइनस बी यानी कि 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो 1/1600 प्लस 4 टाइम्स दिस 4 टाइम्स AC, 4 times 6.25 10⁻5 multiply 1000 divide by 2a, 2 into 6.25 into 10⁻5, हमारे पास ये आ जाता है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, 6.25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 25, सो इन नेट ये आपके पास आ जाएगा
40 प्लस माइनस 1600 प्लस 25 इंटू 10⁸ बाय, जब इसको सोल्व करोगे इट विल बी 12.5 इंटू 10⁵। नाउ जो 600 है वो इसके सामने बहुत स्मॉल है बिकॉज ये 10⁸ है, तो आप इसको फॉरगॉट कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे और जस्ट इसका अंडर रूट निकालोगे, जो कि आप निकाल सकते हो इजिली। सो 40 प्लस माइनस 5 इंटू 10⁴ बाय 12.5 इंटू 10⁵। नाउ अगेन जो x है वो नेगेटिव तो होने नहीं वाला, पॉजिटिव ही होगा, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे और जब आप ऐड करते हो तो अगेन 40 इसके कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, तो आप 40 को भी नेग्लेक्ट कर दोगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10⁴, 12.5 इंटू 10⁵, और जब आप इसको सोल्व करते हो सो इट कम्स आउट टू बी 5 बाय, यहाँ से 10 ना बचेगा और 10 इसको मल्टीप्लाई होकर 125 हो जाएगा, और दिस विल बी 1 बाय नॉट 21, 1 बाय 25, और ये मीटर में आएगा, और अगर आप सेंटीमीटर में निकालते हो तो इट कम्स आउट टू बी 1 बाय 25 इंटू 100, 4 सेंटीमीटर आता है x की वैल्यू हमारे पास पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके, एंड आंसर इज ऑप्शन बी। सो दैट्स हाउ आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या आप अगर दूसरी मेथोडोलॉजी लगाना चाहते हो दैट आप यहाँ पे फर्स्ट बॉल को यहाँ पे स्ट्राइक करवा सकते हो और उसकी वेलोसिटी, फिर आप पूरे सिस्टम की कंबाइंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन से, और फिर आप उस वेलोसिटी को कंजर्व कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे कि जब आपकी बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है और दोनों एक साथ मूव करते हैं तो आप यहाँ से कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि किस वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेंगे, और वो जिस वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेंगे वही एनर्जी क्या रहेगी, स्प्रिंग की एनर्जी होगी। सो फ्रॉम दैट आप फाइंड आउट कर सकते हो अगेन वैल्यू ऑफ एक्स। सो विद दिस हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज ऑलरेडी 1 आवर लॉन्ग हो चुकी है। सो इफ आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की या उन पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। एंड एट लास्ट इफ यू कैन डोनेट समथिंग देन इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डोनेशन दे सकते हैं, इससे हमें बेटर बुक्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है। With this, thanks for watching. We will meet in next video.